सीधी तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। छत्तीसगढ़ से सीएम भूपेश बघेल प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। नारायण में स्थापना की और अभी चंपारण में उसकी भूमि पूजन किया है, उसको भी देखने जाए। का जाम बस्तर में एक सर इसी में है क्वेश्चन, और वो कह रहे हैं कि सभी कांग्रेस के भी, बीजेपी की भी, सभी दलों के विधायक और सांसदों को भी हम आमंत्रित करेंगे कि वो भी आए इस कार्यक्रम। इसमें विश्व हिंदू परिषद वाले कार्यक्रम में उसका अपना संगठन, हमारे पास संगठन की कमी क्या है जो उसके संगठन में जाएंगे। सर बीबीसी के में भी आईटी की रेड पड़ी है, बीबीसी की, क्या आपको लगता है कि मीडिया का इस तरह से प्रेशर बनाने के लिए केंद्र सरकार उपयोग कर रही है? देखिए, जो भी केंद्र सरकार के खिलाफ आवाज उठाएगा उसको कुचल दिया जाएगा। आज यदि कांग्रेस पार्टी आवाज उठाती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होती है, क्षेत्रीय दल के लोग करते हैं तो उसमें कार्रवाई होती है। हम लोग यहाँ कहीं आसाम प्रचार करने चल दिए, उत्तर प्रदेश के चल दिए। मैं तो जब भी कांग्रेस जन यहाँ से दूसरे प्रदेश प्रचार करने गए तब आईटी आईडी डीआरआई का रेड पड़ा छत्तीसगढ़ में। अभी राहुल जी केवल पूछ दिए कि अडानी और मोदी जी का संबंध क्या है, कितने बार प्लेन में वो गए हैं, इतना सवाल किए हैं तो अब उसको लोकसभा के कार्रवाई से भी उसको हटा दिए। खड़गे साहब ने जो सवाल उठाए उसको भी डिलीट कर दिया और उसको नोटिस दे रहे हैं। आप हमारे खिलाफ सवाल कैसे पूछ सकते हैं? और अब बीबीसी ने जो यदि कुछ किया है तो उसको भी पूरा मीडिया हाउस को ये संदेश दिया जा रहा है, आप हमारे खिलाफ बोल नहीं सकते। जब बीबीसी को, जो अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी है या मीडिया हाउस है और स्थापित मीडिया हाउस है, खुद प्रधानमंत्री जी कहते थे कि यहां के ऊपर विश्वास मत करो, बीबीसी यदि कह दे तो सही है, वो उसको भी आप आईटी के रेट डाल रहे हैं, सारे कर्मचारियों को फोन ले लिए हैं। तो इसका मतलब ये संदेश दे रहे हैं यहां प्रजातंत्र नहीं है और हमारे खिलाफ जो भी आवाज बुलंद करेगा उसके साथ यही व्यवहार होगा। तो जो आवाज उठा सकते हैं इस दौर में उसका स्वागत है। ये जो बस्तर में एक नक्सलियों ने बीजेपी नेता की हत्या की, उसके खिलाफ बीजेपी पूरे प्रदेश में चक्का जाम कर रही है। देखिए, नक्सली के द्वारा किए गए हत्या की जितनी भी निंदा की जाए कम है। नक्सली पहले बम ब्लास्ट करते थे, कैंपों में हमला करते थे, आज उसकी कमर टूट गई है। अब वो कैंपों में हमला नहीं कर पाते क्योंकि अब हमारे जवान उनके मान में घुस के हमला करते हैं। अब परिस्थिति बदली है। उसके बाद ये सिमट भी गए हैं। अब वो कहीं कहीं जाके छिटपुट अपने अस्तित्व को बताने के लिए वो हत्याएं कर रहे हैं। नक्सली सिमट भी गए हैं, कमजोर हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी आंदोलन कर रहे हैं, उनकी पार्टी है, उनका निर्णय है, उसमें हमें कुछ नहीं कहना है। लेकिन मैंने उस दिन भी कहा इस घटना की यदि जांच कराने एनआईए की जरूरत है तो हमसे पूछने की भी जरूरत नहीं है। इसके पहले जितनी घटनाएं हुई एनआईए जब घुस आया हमसे पूछा भी नहीं, इसमें भी जांच कर लो। भीमा मोहन नागरिक जांच में क्या हुआ? और उसके पहले झीरम घाटी की घटना घटी जिसमें हमारे प्रथम पंक्ति के सारे नेता शहीद हो गए, उसके बारे में एनआईए की रिपोर्ट क्या है? और इसमें षड्यंत्र नजर आ रहा है रमन सिंह जी को, भारतीय जनता पार्टी, और हमारे प्रथम पंक्ति के सारे नेता शहीद हो गए और हम लोग चीख के कह रहे हैं इसमें ये राजनीतिक आपराधिक षड्यंत्र है, तब वो मौन रहे। और आज इसमें उनको षड्यंत्र नजर आ रहा है। बिल्कुल जांच कराए, सेंट्रल एजेंसी कौन रोक रहा है? जांच कराए ना। लेकिन अब वो राजनीतिक लाभ उठाने के लिए, यही रमन सिंह जी कहते हैं इसमें राजनीतिक चश्मा से नहीं देखना चाहिए। सैकड़ों बयान होंगे उसके और आज खुद आंदोलन कर रहे हैं। क्या चाहते हैं बताने क्या मतलब है? आंदोलन में शामिल हुए, आज खबर है उनका कहना है कि हम सरकार से लगातार बातचीत कर रहे हैं, किसानों और आदिवासियों की जो आंदोलन हाथ उठाने की दिशा में। सवाल इस बात का है कि इन 4 वर्षों में आदिवासियों की जमीन नहीं ली गई। भारतीय जनता पार्टी के शासन में हजारों एकड़, हेक्टेयर कहूंगा, हजारों हेक्टेयर जमीन आदिवासियों से छीन ली गई।
हमारी सरकार ऐसी है जिन्होंने आदिवासियों की जमीन वापस किया और आज की तारीख तक के एक भी आदिवासी की जमीन हमने नहीं ली और लिया भी है। ये तो 2 गुना कर दिए थे, हम 4 गुना के हिसाब से मुआवजा दे रहे हैं। यदि कहीं जरूरत पड़ी तो हम ये भी 4 गुना दे रहे हैं मुआवजा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो यूपीए सरकार में जो जमीन अधिग्रहण बिल पास हुआ था उसके हिसाब से दे रहे हैं। और ये बिल बनने के बाद तो पहली सरकार है, सिंगूर में भी आंदोलन हुआ था, आज तक की जमीन वापस नहीं हुआ। छत्तीसगढ़ सरकार है जो आदिवासियों की जमीन वापस किया, 1700 किसानों की 4200 एकड़ जमीन हमने वापस किया है। तो हम तो किसानों के साथ, आदिवासियों के साथ ये सरकार खड़ी है, कांग्रेस पार्टी खड़ी है। छत्तीसगढ़ में अतिथि देवो भव की परंपरा है। छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ के परंपरा के अनुसार केंद्रीय नेतृत्व का और पूरे देश के हमारे नेताओं का छत्तीसगढ़ के कांग्रेस जन स्वागत करने के लिए उत्सुक हैं। उस ढंग से आज स्वागत कमेटी की बैठक भी हुई थी। तो छतरपुर के बागेश्वर धाम में धार्मिक महाकुंभ का अनुष्ठान किया गया। अनुष्ठान के दूसरे दिन भी श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा था। दूर दूर से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और उनके लिए पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। गांव के एंट्री पॉइंट पर एक भव्य गेट बनवाया गया है जहां से श्रद्धालु धाम के लिए अंदर जाते हैं। बागेश्वर धाम से हमारी खास रिपोर्ट देखिए। छतरपुर जिले के गड़ा गांव में स्थित बागेश्वर धाम में 7 दिवसीय धार्मिक महाकुंभ का आगाज हो चुका है और ये वो प्रवेश द्वार है जहां से गड़ा गांव के लिए लोग जाते हैं। और बागेश्वर धाम जो है वो गड़ा गांव के इसी रोड से होकर जाना पड़ता है। यहां पर भारी संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं और आज जो है इस धार्मिक आयोजन का जो 7 दिवसीय महायज्ञ है उसका आज ये दूसरा दिन है और दूसरे दिन में देश के कोने कोने से लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। नरेंद्र सिंह परमार, न्यूज़ 18, बागेश्वर धाम, छतरपुर। विश्व कल्याण और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए बागेश्वर धाम में 5 दिनों का महायज्ञ जारी है। मंत्रों के साथ यज्ञ कुंड में आहुतियां दी जा रही हैं और भारत के जल्द ही हिंदू राष्ट्र बनने की कल्पना की जा रही है। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए बागेश्वर धाम में 5 दिवसीय 9 कुंडीय महायज्ञ का आयोजन किया गया है। हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर यज्ञशाला में आहुतियाँ दी जा रही हैं और यजमान जो हैं वो यहाँ पर वेदियों में हवन कर रहे हैं और यहाँ पर जो शास्त्र के जानकार हैं, जो विद्वान हैं, वो यहाँ पर मंत्रोच्चार के साथ जो वेदी हैं, जो यज्ञशाला में जो 9 कुंड बनाए गए हैं उनमें आहुतियाँ दी जा रही हैं और कल्पना की जा रही है कि भारत जो है वो जल्द ही हिंदू राष्ट्र बने। नरेंद्र सिंह परमार, न्यूज़ 18, बागेश्वर धाम, छतरपुर। तो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की कामना के साथ बागेश्वर धाम में महायज्ञ का आयोजन किया गया है। यह अनुष्ठान 19 फरवरी तक चलने वाला है जिसमें शिरकत करने के लिए बड़ी संख्या में भक्त इकट्ठा हो रहे हैं। भीड़ का आलम यह है कि सुबह से ही श्रद्धालु की लंबी कतारें लगी हुई हैं। वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ हवन पूजन किया जा रहा है। पूरा माहौल भक्तिमय है। बागेश्वर धाम की महिमा दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है और यहाँ पर भक्तों का तांता दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। बागेश्वर धाम में चल रहे 7 दिवसीय महायज्ञ में आप दूर दूर से भक्त यहाँ पर पहुँच रहे हैं और हमारे साथ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भक्तों का जो सैलाब है वो यहाँ पर लगा हुआ है और दूर दूर से भक्त यहाँ पर आए हैं और बालाजी महाराज की एक झलक पाने के लिए बेताब हैं। नरेंद्र सिंह परमार, न्यूज़ 18, बागेश्वर धाम, छतरपुर। और सीधे अब रुक करेंगे नरेंद्र सिंह परमार का हमारे से बागेश्वर धाम से में रिपोर्ट कर रहे हैं। नरेंद्र, जिस तरह से हम सुन रहे हैं कि काफी भक्तिमय माहौल है, श्रद्धालु भी बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हैं, तस्वीरों के जरिए भी देखना चाहेंगे और आगे के कार्यक्रमों को लेकर भी आपसे जानकारी चाहेंगे। नरेंद्र, देखिए अवंतिका, बिल्कुल जिस तरीके से बागेश्वर धाम में जो भक्त आ रहे हैं और जो वहाँ के कार्यक्रम हैं उन कार्यक्रमों को लेकर भक्तों की भीड़ दिन प्रतिदिन यहाँ पर बढ़ती जा रही है। जहाँ तक बात की जाए कार्यक्रम की तो आज महायज्ञ का दूसरा दिन है और ये महायज्ञ है 7 दिन तक चल रहा है, यानी 19 फरवरी तक यहाँ पर अलग अलग के कार्यक्रम किए जाने हैं जिसमें कथा से लेकर रासलीला, हनुमंत कथा और यज्ञ
यज्ञ यहाँ पर हो रहा है और उसके अलावा यहाँ पर भजन संध्या का भी आयोजन रखा गया है। लेकिन पूरे कार्यक्रम में जो केंद्र बिंदु है वो बागेश्वर धाम के महाराज पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दिव्य दरबार है, जिसको लेकर देश के कोने कोने से लोग अपनी अपनी समस्याएं लेकर उनके दिव्य दरबार में पहुंच रहे हैं। आज जो उनका दिव्य दरबार था वो मंगलवार के दिन जो पेशी होती है, पेशी वाला दरबार आज उनका संपन्न हो चुका है। और दूसरी तरफ वहीं पर आज ज्ञानेंद्र महाराज की कथा का भी आनंद यहाँ पर भक्तों ने लिया है। एक विशाल पंडाल लगा हुआ है जिसके नीचे करीब 1 लाख से अधिक भक्त यहाँ पर मौजूद थे और वो बागेश्वर धाम में चल रही इस कथा का श्रवण कर रहे थे। और दिव्य दरबार को लेकर यहाँ पर दूर दूर से जो लोग आए हैं, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री द्वारा लगातार 2 दिन तक यानी कल और परसों यहाँ पर दिव्य दरबार लगाया जाना है। और जो दिव्य दरबार है वो कथा स्थल पर ही लगा जाएगा, जहाँ पर करीब 1 लाख से अधिक लोगों के पहुँचने की उम्मीद है। हो सकता है भीड़ और ज्यादा बढ़ जाए और वहाँ पर दिव्य दरबार में पहुँच जाएगी भीड़। बिल्कुल नरेंद्र, एक और खास बात जो कि इस आयोजन से जुड़ी हुई है, सीएम शिवराज सिंह चौहान भी यहाँ पर पहुंचेंगे और उनके आगमन को लेकर ही निश्चित तौर पर यहाँ पर खास तैयारियां भी हो रही होंगी, इस बारे में भी जानकारी चाहेंगे। देखिए, बिल्कुल अभी तक जो धाम के आयोजक हैं या जो उनके कोऑर्डिनेटर हैं उनसे बात हुई है तो उनका कहना जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लेकर अभी वो कंफर्म नहीं कर रहे हैं और ना ही प्रशासन की तरफ से अभी उनका कोई दौरा कार्यक्रम की पुष्टि की जा रही है। लेकिन कयास ये लगा जा रहे हैं कि जो 18 फरवरी को महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर 121 निर्धन गरीब कन्याओं का विवाह बागेश्वर धाम के महाराज कर रहे हैं, तो वह पुण्य लाभ लेने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 18 फरवरी को पहुंचेंगे और वहां पर जो बागेश्वर धाम का है गड़ा गांव में है और गड़ा गांव में ही एक वीवीआईपी के लिए हेलीपैड बनाया गया है और उसी हो सकता है कि हेलीकॉप्टर से प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचेंगे और इस धार्मिक महाकुंभ में जो बागेश्वर धाम में चल रहा है उसके वह भी साक्षी बन सकते हैं। बिल्कुल, चलिए देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। शुक्रिया आपका नरेंद्र इस पूरी चर्चा के लिए। और ग्वालियर पुलिस ने 30,000 के फरार इनामी डकैत राम सहाय गुर्जर के अवैध मकान को धराशायी करते हुए उनके कब्जे से 15 बीघा सरकारी जमीन को मुक्त करवाया है। राम सहाय गुर्जर पर नाबालिग लड़की का अपहरण और श्योपुर में फिरौती के लिए 3 लोगों के अपहरण का केस दर्ज है। खास बात यह है कि फरार डकैत का मकान तोड़ने के लिए खराब रास्ते की वजह से जेसीबी मौके तक नहीं पहुंच पाई, लिहाजा पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने अपने हाथों से डकैत का मकान धराशायी कर दिया। आपको बता दें कि डकैत राम सहाय कुछ साल पहले ग्वालियर जिले के सिकरावली गांव में रहने वाला था और सिकरावली गांव में डकैत राम सहाय ने सरकारी जमीन पर अवैध मकान के साथ करीब 15 बीघा जमीन पर खेतीबाड़ी शुरू कर दी थी। ग्वालियर पुलिस प्रशासन को इस बात की जानकारी मिली तो प्रशासन ने डकैत के खिलाफ कार्रवाई की। एसडीएम अनिल बनवारिया और एसडीओपी संतोष पटेल ने खुद अपने हाथों से इस मकान को तोड़ा है। खेत पर बने मकान के एक हिस्से को गांव के एक ट्रैक्टर से तुड़वाया गया है। 15 बीघा सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। राम सहाय गुर्जर, जिसने पिछले वर्ष गांव की एक नाबालिग लड़की का अपहरण किया था, जिस पर पॉक्सो एक्ट 376 का मुकदमा चल रहा है और इस वर्ष जनवरी महीने में श्योपुर जिले के बीजापुर थाने में 3 लोगों का अपहरण किया था फिरौती के लिए। उस टीम में भी ये शामिल था। इस आरोपी के खिलाफ 30,000 रुपये श्योपुर जिले में इनाम भी घोषित है। इसने शासकीय भूमि पर मकान बना रखा था और 15 बीघा ज़मीन पे अतिक्रमण किए था। आज मकान को तोड़ा गया है और उस आरोपी के खिलाफ जो भी अवैध कब्जे थे सभी मुक्त कराए गए हैं। सुशील हमारे साथ जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। सुशील, निश्चित तौर पर प्रशासन की एक बड़ी कार्रवाई है, क्या कुछ हुआ इस कार्रवाई के दौरान? बिल्कुल, देखिए ग्वालियर के घाटी गांव थाना क्षेत्र के सिकराली गांव का पूरा वाकया है। यहाँ जो डकैत है राम सहाय गुर्जर 30,000 का इनामी है। इसने यहाँ गांव में अवैध तरीके से मकान बना रखा था सरकारी जमीन पर। इसके अलावा 15 बीघे जो सरकारी जमीन थी उस जमीन को भी इसने कब्जे में कर रखा था। जैसे ही पुलिस प्रशासन को इसकी सूचना मिली उसके बाद घाटी गांव से पुलिस प्रशासन की टीम बाकायदा कानूनी कार्रवाई के साथ वहां पहुंची थी। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी पुलिस के सामने ये थी कि ये जो गांव है ये करीब 50 किलोमीटर अंदर जंगल में बसा हुआ है। वहां तक जाने का रास्ता जेसीबी के लिए खराब था, जेसीबी पहुंच नहीं पाई। गांव में जब पुलिस प्रशासन की टीम पहुंची तो डकैत का इतना खौफ था कि
इस मकान को तोड़ने के लिए और जमीन से कब्जा हटाने के लिए गांव में मजदूर काम करने के लिए तैयार नहीं थे। पास गांव के सरपंच ने अपनी जेसीबी देने से मना कर दिया। यही वजह कि पुलिस ने वहां जो अधिकारी थे पुलिस के, इसके अलावा जो सिपाही थे, उन्होंने खुद ने अपने हाथों से इस मकान को तोड़ना शुरू किया और इस मकान को धराशायी किया। साथ ही जो सरकारी जमीन थी उस जमीन से भी कब्जा हटाया है। रामसाई गुर्जर ने ग्वालियर के इसी भंवरपुरा थाना क्षेत्र की इसी गांव की एक नाबालिग लड़की का अपहरण किया था, दुष्कर्म किया था, उसमें वो वांटेड है। इसके अलावा श्योपुर जिले में अभी जिन 3 लोगों का अपहरण हुआ था फिरौती वसूलने के लिए, उसमें भी रामसाई गुर्जर वांटेड है। इस पर कुल 30,000 रुपए का इनाम है और इसकी तलाश भी पुलिस कर रही है। तो आज एक बड़ी कार्रवाई पुलिस ने की है। ठीक है सुशील, आप बने रहेगा हमारे साथ। एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है ग्वालियर से ही। कारोबारी के सिर पर हथौड़ा मारकर बेरहमी से हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। ग्वालियर से ये बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं। 35 साल की कारोबारी सूरज जाटव की लाश दुकान में मिली है। ट्रांसपोर्ट नगर में पार्किंग नंबर 6 में स्थित दुकान में लाश पाई गई। नाका चंद्रवदनी का रहने वाला सूरज लोहे के टैंक बनाने का काम करता था। सूरज के सिर और मुंह पर हथौड़ा मारकर हत्या की गई। फॉरेंसिक एक्सपर्ट और पुलिस की जांच टीम यहां पर पहुंची है। बहोड़ापुर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। सहयोगी सुशील हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सुशील, विस्तार से जानकारी चाहिए घटना पर। देखिए, ग्वालियर के बहोड़ापुर थाना क्षेत्र के ट्रांसपोर्ट नगर की पार्किंग नंबर 6 इलाके की ये पूरी घटना है। यहाँ सूरज जाटव नाम का जो कारोबारी है वो लोहे के टैंक को टेंट बनाने के काम करता है और ये कारोबारी ग्वालियर के नाका चंद्रवदनी इलाके में रहता है। करीब 35 साल इनकी उम्र है। कल रात को जब ये घर नहीं लौटे यहाँ दुकान से, तो उसके बाद दोपहर के वक्त परिवार वाले दुकान पर पहुंचे, जहां अंदर इसकी लाश पड़ी हुई थी। करीब 35 साल का है ये और इसकी जो हत्या की गई है उसमें सिर पर हथौड़े से वार किए गए। इसके अलावा चेहरे पर भी हथौड़े से वार करके इसकी हत्या की गई है। फोरेंसिक टीम और बहोड़ापुर पुलिस थाना की टीम मौके पर पहुंची थी। फोरेंसिक टीम इसमें जांच कर रही, लेकिन जिस तरह से हत्या की गई है लगता है कि कहीं ना कहीं बेहद ज्यादा नफरत करता था हत्या करने वाला शख्स जिसने इसकी हत्या की, क्योंकि बेरहमी से हथौड़े से सिर और मुंह पर वार करके इनकी हत्या की गई है। अब पुलिस इनके मोबाइल की कॉल डिटेल और इसके अलावा परिवार के बयान, साथ ही जो दुकान पे काम करने वाले लोग हैं और अन्य आसपास के लोग हैं उनसे पूछताछ कर रही है। साथ ही जो ट्रांसपोर्ट नगर इलाके में सीसीटीवी लगे हैं जी, उनको भी खंगाल रही है कि कौन शख्स है जिसने इस कारोबारी की हत्या की है। ठीक है, शुक्रिया आपका सुशील इस पूरी जानकारी के लिए। और अब उज्जैन से इस वक्त एक और बड़ी जानकारी। बीच चौराहे पर जबरदस्त मारपीट हुई है। मारपीट में युवती घायल हो चुकी है। पुराने विवाद को लेकर ही मारपीट हुई। मौके पर पुलिस पहुंची और मेडिकल के लिए अस्पताल लेकर पहुंची। जांच के बाद कार्रवाई भी पुलिस की तरफ से की जाएगी। तो उज्जैन की एक घटना है जहां पर बीच बाजार विवाद हुआ, मारपीट हुई। तस्वीरें इस विवाद से जुड़ी आपकी टीवी स्क्रीन पर। पुलिस युवती को अस्पताल लेकर पहुंची इलाज के लिए। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए किस तरह से मौके पर अफरा तफरी का माहौल बना। मेडिकल के लिए अस्पताल लेकर पुलिस पहुंची। बताया जा रहा है कि इस पूरी घटना की जांच के बाद ही पुलिस इस पूरे मामले में कार्रवाई कर पाएगी। लेकिन इस दौरान बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंच गए थे जब ये घटना यहाँ पर हुई। मारपीट में युवती बुरी तरह से घायल हुई है। पुराने विवाद को लेकर ही पूरी मारपीट थी। तस्वीर के जरिए आप आलम समझ सकते हैं किस तरह से लोगों के बीच भी अफरा तफरी मच गई। बुरी तरह से युवक और युवती के बीच मारपीट हुई और इस हिंसक झड़प के दौरान पुलिस यहाँ पर पहुंची, मामले को शांत करवाया और घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। सेगी अजय हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। अजय, क्या था पूरा विवाद? ये देखिए, ये इंदौर निवासी युवती है और ये उज्जैन में जो फरियाली खिचड़ी व्यवसाय है इनसे बात करने के लिए उज्जैन आई हुई थी। इसका ये कहना था कि इसकी पत्नी द्वारा इसके साथ मारपीट की गई थी, तो उस बात को लेकर यहाँ बात करने आई थी। इसी दौरान दुकान संचालक ने भी जो है उनके कर्मचारियों के साथ दोनों भाई बहन के साथ मारपीट की और जिसमें दोनों भाई बहन घायल हो गए। जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों को जो है अस्पताल थाने ले गई और यहाँ पर जो है युवती के बयान लिए गए हैं और साथ ही उनका मेडिकल कराया गया है। फिलहाल पुलिस का ये कहना है कि इसमें जांच की जा रही है। जो भी बात सामने आएगी उसके बाद ही जो है कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल जो है युवती का आरोप है कि युवक द्वारा जो है इनकी पत्नी के द्वारा मारपीट की गई थी और जो फोन पर जो है बात करने की बात कही गई थी, इसी बात को लेकर इनमें विवाद चल रहा था। तो इसी बात को लेकर ये बात करने आई थी और जो घटना घटी है। बिल्कुल, यानी कि पुलिस की कार्रवाई का अब इंतजार किया जा रहा है। शुक्रिया आपका जय जानकारी के लिए।
और इवनिंग एजेंडा पे इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।